नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों 15 जुलाई से लेकर 21 जुलाई के बीच में डिफेंस सेक्टर में और फॉरेन पॉलिसी के सेक्टर में कुछ हैपनिंग्स हुई हैं जो हमारे यूपी पीसीएस के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम इन जो टॉपिक्स को या इन न्यूज़ को ढंग से समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे जिससे कि आप समझ सको कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस, उसके बाद हम उन न्यूज़ को समझेंगे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा हम उसको कैसे बेहतर तरीके से लिख सकें। कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि चीनी कंपनियों के बिना 5G को भारत में लाने में क्या क्या समस्या हो सकती है। चीनी कंपनियों को या चाइनीज़ कंपनीज़ को बैन किया जा रहा है इंडिया में, तो अगर उनको बैन करते हैं तो 5G जो टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में आने वाली है, अगले साल आ सकती है, अगले से अगले साल आ सकती है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आएगा। दूसरा सवाल है कि भारतीय नौसेना किस तरह से हिंद महासागर में चीन को टक्कर दे सकता है। इंडियन ओशन में और या साउथ चाइना सी में इंडिया क्या करे कि चाइना को टक्कर दे, क्योंकि चाइना के ऊपर एक सवाल आपको यूपी पीसीएस के मेंस में देखने को मिल सकता है। 2019 के मेंस में भी मिलेगा और 2020 के मेंस में मिलेगा आपको। अगला सवाल है चीन ईरान की दोस्ती किस तरह भारत को प्रभावित कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चंस हैं अभी डिस्कस कर लिया, इनको हम ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे, कुछ पॉइंट समझेंगे और डिटेल में। आप लोग भी अगर चाहें तो इस वीडियो को यहीं पॉज करके थोड़ा अपने दिमाग में ब्रेन स्टॉर्मिंग करें और कोशिश करें कि 4-5 पॉइंट्स आप लोग भी निकालें। जो भी आपने न्यूज़ सुनी होगी, कहीं करंट अफेयर्स पढ़ा होगा, तो क्या आपको वो चीज़ याद है, वो भी जानना जरूरी है। तो एक काम कीजिए, पॉज कीजिए, थोड़ा सोचिए, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब पहला ये था कि इंडिया और चाइना के बीच में बड़ा विवाद चल रहा है। बहुत हॉट टॉपिक है इस समय, फिलहाल बहुत हॉट टॉपिक है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया ने चाइना का जो अग्रेशन हुआ, चाइना ने जो लद्दाख में किया, जो बफर जोन होता है उसको क्रॉस करने की कोशिश की, क्रॉस किया, बफर जोन जो होता है, ठीक है, इंडिया में नहीं आए वो। देखिए वो एक बफर जोन है, चाइना और इंडिया के बीच में एक नो मैंस लैंड है, बफर जोन कहते हैं। जो एक एग्रीमेंट हुआ था कि इंडिया इस लाइन से बाहर रहेगा और चाइना इस लाइन से बाहर रहेगा। चाइना ने क्या किया, यहाँ से आके यहाँ पे आ गया, इंडिया में नहीं आया लेकिन वो बफर जोन के अंदर आ गया, और इंडिया ने वहाँ जाके उनको बोला कि आप पीछे जाओगे। लेकिन इस बीच में दोनों के बीच में झड़प हुई, जिसमें से इंडिया के 20 सैनिक और चाइना के सो कॉल्ड 40 से ज़्यादा लोग मरे हैं। अच्छा, अब जब ये एग्रेशन हुआ तो इंडिया ने अब काउंटर रिएक्ट किया है। काउंटर रिएक्ट क्या कि चाइना की जो सबसे कमज़ोर नस क्या है, चाइना की सबसे कमज़ोर नस है उनका व्यापार। चाइना आज जो बड़ा हुआ है वो अपने व्यापार के वजह से बड़ा हुआ है, बिजनेस के व्यापार। कहा जाता है कि चाइना में दुनिया का जितने भी सामान हैं, खासकर छोटे जो सामान होते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो हम कंज्यूमर यूज़ करते हैं, लगभग दुनिया का 80% से ज़्यादा सामान चाइना में बनता है। 80% ज़्यादा, इतना ज़्यादा वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एक सोच रहा हूँ कि वीडियो बनाऊँ बढ़िया से, जिसमें आपको चाइना ने किस तरह से ग्रोथ किया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और इंडिया क्या सीख सकता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फिलहाल ये समझिए कि चाइना ने जो ग्रोथ किया मैन्युफैक्चरिंग में, अब बिजनेस ही उनका स्ट्रेंथ है। उन पैसा आया, बिजनेस किया उन्होंने तो पैसा आया, पैसा ही वो अब इन्वेस्ट कर रहे हैं हर जगह पे। अब जो भी उनकी फॉरेन पॉलिसी है या जो भी उनकी डिफेंस पॉलिसी होती है, उसके पीछे बहुत सारा फंडिंग होती है जो चाइना को बहुत सपोर्ट करती है। अब चाइनीज़ कंपनी ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में किया। अगर फिलहाल की बात करें तो जितने भी हिंदुस्तान के स्टार्टअप हैं इस समय आईटी सेक्टर के इंपॉर्टेंट, जैसे कि पेटीएम हो गया या जोमेटो, स्विगी, इन सब में चाइना का इन्वेस्टमेंट है। चाइना ने इसके अंदर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। अब जब ये विवाद स्टार्ट हो गया, जब देखा कि चाइना इंडिया के साथ जो संबंध बने हुए हैं उसके बावजूद भी चाइना अपनी जो कहते हैं ना कि हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, तो रिएक्शन में इंडिया ने क्या किया कि उनके लगभग 59 ऐप्स बैन कर दिए, जिसमें टिकटॉक भी है, यूसी ब्राउज़र भी है, ठीक है। ऐसे ऐप जिसके माध्यम से चाइना पूरी दुनिया के आईटी पे अपना कब्जा करना चाहता है। इंडिया ने एलिगेशन लगाया है कि चाइना वाले इन ऐप्स के माध्यम से डेटा ले आते हैं और उसके बाद असेसमेंट करते हैं डेटा का कि इंडियंस की क्या हैबिट है, इंडियंस किस तरह सोचते हैं, क्या करते हैं, और उसके बाद वो अपनी पॉलिसीज़ बना सकते हैं। ये इंडियंस कहते हैं, क्योंकि डेटा बहुत सारा उनके पास होता है। तो इंडिया ने 59 ऐप बैन कर दिए। अच्छा, अब जो ऐप बैन किए हैं ये छोटे ऐप थे, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि इससे कोई मेजर कोई होता है। टिकटॉक थोड़ा पॉपुलर है, लेकिन बाकी ऐप ऐसे हैं जिसमें
पॉपुलर वो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ काम चलेगा नहीं उनका या रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। अब इंडिया ने जो लड़ाई है ये इसको यहीं पर नहीं रोका है। ऐसा नहीं कि उन्होंने 59 ऐप जो ब्लॉक कर दिया उसके बाद इंडिया ने कहा कि हो गया। इंडिया ने एक कदम और आगे बढ़ गई है और थोड़ा और सबक सिखाने के लिए उन्होंने कहा कि चूंकि जो 5G पॉलिसी 5G जो हमारे मोबाइल सेक्टर में आने वाला है उसके लिए उन्होंने चाइना की जो 2 कंपनियां हैं हुआई और ZTE, हुआई और ZTE 2 जो कंपनी चाइना की कंपनियां हैं ये दुनिया में 5G को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी मानी जाती हैं। तो इंडिया ने बोला है कि जो हम 5G लेकर आएंगे, जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो हम पहले ट्रायल होता है, पहले तो लैब में टेस्ट होगा, इंडिया के लैब में टेस्ट होगा 5G, वो 5G फिर जाके वो आपके ब्रॉड जो बैंड ट्रांसपॉन्डर्स कहते हैं, सैटेलाइट ट्रांसपॉन्डर्स, वो बिकते हैं, उसके बाद मार्केट में आ जाता है। तो हुआई और ZTE को इंडिया ने बैन कर दिया है, ठीक है। अब सवाल बनता है कि जो ये बैन किया है इसका प्रभाव हिंदुस्तान पे क्या पड़ेगा। देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया का जो अपना जो रिसर्च का जो सेटअप है वो इतना मजबूत नहीं है। हमने बैन तो कर दिया हुआई और ZTE को, लेकिन क्या हमारे पास सचमुच ऐसी कंपनियों को रिप्लेस करने का संसाधन है, मटेरियल है ऐसा? ये सोचने वाली बात है। अभी मीटिंग हुई है जियो की। जियो ने कहा है कि हम 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप कर चुके हैं और सरकार जब भी चाहेगी हम टेक्नोलॉजी को पेश कर देंगे और लॉन्च कर सकते हैं। ये मुकेश अंबानी ने ये क्लेम किया है। अब ये तो बाद में पता लगेगा कि वो जो क्लेम किया है वो कितना सक्सेसफुल है, क्या है। लेकिन जियो चलो मान लिया है, लेकिन क्या बाकी कंपनीज हैं या वोडाफोन हो गया, एयरटेल है, क्या वो रेडी है? ये देखने वाली बात है। अच्छा, अगर चाइनीज कंपनी बैन की जाती है, सिर्फ ऐसा नहीं कि चाइनीज कंपनी बैन करके इन्वेस्टमेंट ही रुकता है, जितना मशीनरी आती है, जो मशीन्स आते हैं, टूल्स रहते हैं, या जो भी इक्विपमेंट्स आते हैं, जो इक्विपमेंट्स होंगे ये चाइना में बनते हैं। अगर ये कंपनियां बैन होती है तो ये जो इक्विपमेंट्स हैं इनमें 10 से लेकर 20% तक की इनकी जो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। मतलब जो मान लीजिए कोई एक डब्बा मिलता है आपका, जिसे इंटरनेट को जिसमें हम कनेक्टिविटी काम आता है, तो मान लीजिए 100 रुपये का मिल रहा है इस समय, जैसे मान लीजिए चाइना से संबंधित है। लेकिन अगर यही डब्बा चाइना के अगर प्रोडक्ट हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये हो सकता है 120 रुपये या 130 रुपये का मिलेगा। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान ने बोला कि इन कंपनीज को बैन करें क्योंकि इन पे डेटा चोरी करने का एलिगेशन है और कहीं ना कहीं चाइना जो है वो हमें कहीं ना अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स के जाल में फंसाना चाहता है। यही काम अमेरिका ने भी किया है, अमेरिका, और यही काम अब ब्रिटेन भी करने जा रहा है। ब्रिटेन ने भी कहा कि हम इस चीज़ को, इन कंपनीज को बैन कर देंगे। तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। ये 2-3 फैक्टर्स हैं जो इंडिया को फिलहाल देखने को मिल रहा है कि दिक्कत आएगी। अब थोड़ा और रिसर्च होगी, थोड़ा सा और जब चीज़ें सामने आएंगी, कुछ नया चीज़ आएगा तो मैं डिस्कस कर लूँगा। अभी मान के चलिए 2 पॉइंट्स हैं, ये तो कॉस्ट बढ़ सकता है, दूसरा जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो बढ़ सकता है। इंडियंस कंपनी कितनी तैयार है ये भी देखना है हमें, ठीक है, क्योंकि अभी उनमें भी, क्योंकि जो IT सेक्टर है, खासकर टेलीकॉम सेक्टर है, जियो के आने के बाद बिल्कुल क्रम्बल कर गया है। जियो को छोड़ दें तो कोई कंपनी इस समय ऐसी नहीं है जो कि प्रॉफिट में आ रही हो या कुछ अच्छा कर रही हो। तो ऐसा तो नहीं है कि 5G टेक्नोलॉजी आने के बाद जो एयरटेल है या वोडाफोन है बिल्कुल ही खत्म हो जाए। खत्म होने के बाद क्या होगा, कोई जियो की मोनोपोली हो जाएगी, और अगर किसी कंपनी की अगर मोनोपोली होती है तो फिर उसके अपने प्रॉब्लम्स होती है, अपनी दिक्कतें आती हैं। तो ये सब सोचने वाली बात है। मैं सिर्फ आपसे यहाँ कह रहा हूँ, आप सोचो, यह आंसर्स को सोचना है। देखिए, कोई बने बनाए आंसर नहीं होते हैं, आपको सोचना है, दिमाग लगाना है आपको। तो दिमाग लगाएंगे, आप थॉट प्रोसेस में लेकर आएंगे और चीज़ें अपने आप निकल के आएंगी। हो सकता है कि आसपास की चीज़ों से भी आप बहुत कुछ सीख सको। चलिए, अब कई लोग कहते हैं कि सर 1G, 2G, 3G, 4G, 5G में क्या फ़र्क है। देखिए, 1G तो था, वो एनालॉग के ऊपर था, बेसिकली वो फ़ोन को टारगेट करता था। तो 2G आया, और ये जो था वो 90s के दशक में था 1G। जी मतलब जनरेशन। 2G आया, और 2G का था वो डिजिटल वॉइस के बाद आया। 2G था वो कहता था कि जो हम बातें करेंगे उसको डिजिटलाइज कर दिया गया, जिसकी मतलब क्वालिटी बढ़ गई, बात करने की क्वालिटी बढ़ गई। जैसे पहले अगर आप 80s 90s में जो फ़ोन इस्तेमाल करा करते थे तो पता लगा फ़ोन किया, हेलो हेलो चिल्ला रहे हैं, आवाज़ ही नहीं आ रही वहाँ पर। तो ये होता था 90s के दशक में जो लोग कभी फ़ोन इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब 2G आया तो क्वालिटी बढ़ी, वॉइस क्वालिटी बढ़ी, ठीक है। फिर 3G जो आया वो पहली बार ऐसा आया जो 3G ने कहा कि वॉइस क्वालिटी तो अच्छा रखा, लेकिन 3G ने कहा कि हम इंटरनेट देना शुरू करेंगे। अब पहली बार ब्रॉडबैंड का कॉन्सेप्ट आया। 2G में CDMA मोबाइल, एक बार रिलायंस के मोबाइल आया करते थे, 500 रुपये में रिलायंस ने दिया था, इसमें CDMA मोबाइल दिया था, तो वो 2G टेक्नोलॉजी थी CDMA,
ठीक है। लेकिन 3G आया, वो बोलने लगा कि अब ब्रॉडबैंड मिलेगा। उसके बाद 4G जब आया, 4G ने इंटरनेट को और स्पीड दी, ठीक है। अब जो 5G आएगा वो समझ लिया कि 1 गीगाहर्ट्ज पर सेकंड 1 गीगा पर सेकंड के हिसाब से स्पीड होगी, जो मतलब पूरी चीज़ जितनी चीज़ें हैं वो फिर बहुत तेज़ हो जाएंगी। और इसमें आपका जो इंटरनेट है उसमें बहुत तेज चलेगा, एजुकेशन सेक्टर है या रियल टाइम में जो हम कोई डेटा इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा काम किया आएंगे। तो हो सकता है कि 5G आने के बाद बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिले। जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर में हो चाहे किसी सेक्टर में हो, बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिल सकता है, ठीक है। ठीक है, फोटो देखिए आप, इसमें 1G 2G 3G 4G की फोटो एक है ये। तो पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब दूसरा देखते हैं, जिसमें खबर ये है कि इंडिया ने और अमेरिका ने अपने अलग अलग, फिलहाल अलग अलग था, अब पहले अलग अलग क्या था, अब एक चीज़ और, इंडिया ने इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में, और अमेरिका ने साउथ चाइना सी में पहले नौसैनिक अभ्यास स्टार्ट किया। इंडिया ने इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में, और अमेरिका ने साउथ चाइना सी के अंदर। उसके बाद दोनों ने मिल के अब नौसैनिक अभ्यास स्टार्ट कर दिया, जिसके लगभग 8 वॉरशिप जो हैं इंडिया और अमेरिका के इस्तेमाल किए जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि ये एक तरह से प्रेशर बिल्डिंग की जा रही है चाइना के ऊपर। अच्छा, चाइना से त्रस्त सब हो रखे हैं, चाइना से अमेरिका भी त्रस्त है, चाइना से यूरोप भी त्रस्त है। चाइना को बहुत ज़्यादा छूट दी गई है, रहा है 70s 80s 90s में अपनी मनमानी करने का। शायद यहाँ कहीं ना कहीं अमेरिका और यूरोपियंस जो लोग थे, उनका था कि जो छोटे मोटे सामान होते थे जो चाइना बनाता है, वो चाहते थे कि चाइना से सस्ते में आ जाए, जिससे कि आम पब्लिक की जेब पे बोझ ना पड़े, क्योंकि यूरोप में और अमेरिका में सामान बनाना मुश्किल पड़ रहा था। लेकिन अमेरिकन ने खासकर ये तो अलाउ किया कि व्यापार में डेवलप कर जाए, लेकिन अमेरिका ने कभी भी हथियार के मामले में इनको आत्मनिर्भर नहीं होने दिया। आज भी चाइना कहीं नहीं टिकता अमेरिका के मामले में, हथियार के मामले में। पैसा कमा लिया है, लेकिन अभी भी वो जो मिलिट्री माइट है वो अभी नहीं आई है चाइना के अंदर। चाइना इतना मजबूत नहीं हुआ है जितना प्रोजेक्ट किया जाता है। चलिए, अब इसको काउंटर करने के लिए इंडिया और यूएसए ने अपना नौसैनिक अभ्यास करना शुरू कर दिया है साउथ चाइना सी के अंदर। अच्छा, अब कई बार आता है कि चाइना जो है वो क्या करना चाहता है। देखिए, इसके अंदर पहले हम इसको देखते हैं कि चाइना जो है, जैसे कि आप ये फोटो देख रहे हैं, चाइना की जो ज्योग्राफी है, चाइना का जो भूगोल है, अब चाइना के जो ईस्टर्न पोर्शन है, जहाँ पे जापान की तरफ जो ईस्ट हिस्सा है, मैक्सिमम जो जनसंख्या है या जो डेवलपमेंट आया है वो चाइना के ईस्ट हिस्से में आया है। वहीं बीजिंग है, शंघाई, वही सब है। लेकिन चाइना का जो वेस्ट हिस्सा है, जो इंडिया के साथ टच होता है, जो तिब्बत का इलाके आसपास है, यहाँ पॉपुलेशन भी कम है और डेवलपमेंट भी कम आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अभी क्या होता है, जितना भी नेचुरल गैस या पेट्रोल चाइना जो इस्तेमाल करता है, पेट्रोलियम इनफैक्ट है, वो मिडिल ईस्ट से होते हुए, इंडियन ओशन से होते हुए, जैसे दिखाई दे रहा है आपको, इंडियन ओशन से होते हुए मलक्का स्ट्रेट से निकलते हुए वो चाइना पहुंचता है। तो काफ़ी लंबा रास्ता अपनाना पड़ता है कि इराक ईरान से वो लेगा तेल, एक शिप चलेगा पूरा इंडियन ओशन क्रॉस, पहले अरेबियन सी क्रॉस करेगा, फिर इंडियन ओशन क्रॉस करेगा, उसके बाद वो मलाक्का स्ट्रेट से होता हुआ, छोटा सा वो रास्ता है, वहाँ से होता हुआ वो चाइना जाकर आएगा। चाइना को इसी बात का डर है कि अगर भविष्य में कभी लड़ाई होती है तो उसे पूरा भरोसा है कि इंडिया और अमेरिका इसके इस जगह पर, जो स्टेट ऑफ मलक्का, जो फोटो में देख रहे हो, इस स्टेट का मतलब होता है जिसमें बहुत पानी की बहुत पतली सी जलधारा। अब पतली का मतलब यहाँ पर उसको मत समझिए कि समुद्र होता समुद्री है, लेकिन कंपेयर टू जो सागर है, ओशन है, वो छोटा सा होता है। दो बड़े लैंड मैस के बीच में छोटा सा जलधारा होता है, वो बहुत छोटा सा इलाका है। वहाँ से शिप होकर गुजरता हुआ, जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच का रास्ता है, वहाँ से होता हुआ चाइना आता है। और चाइना को पूरा भरोसा है, और इंडिया और अमेरिका ने भी सोच रखा है अगर युद्ध होता है तो ये मलाक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर देंगे, चोक कर देंगे। अब चोक कर देने का मतलब है कि चाइना का कोई भी शिप पहुंच नहीं पाएगा, मतलब जो भी तेल आएगा या गैस आएगी वो चाइना तक पहुंच नहीं पाएगी। तो चाइना ने इस बात को काउंटर करने के लिए 2-3 प्लान किए हुए हैं। पहला प्लान क्या हुआ है, उन्होंने रशिया से एक पाइपलाइन जो है वो नेचुरल गैस की पाइपलाइन जो है वो कर दिया है, जिसे पावर ऑफ सर्बिया कहा जाता है। जो रशिया से पाइपलाइन जो है चाइना जाएगी, इसमें नेचुरल गैस जा रही है। एक काम तो उन्होंने ये किया है, इससे काउंटर करने के। मान लो अगर इंडिया और यूएसए मिलकर मलाक्का स्ट्रेट को चोक कर देते हैं तो चाइना उस स्थिति में कहाँ से अपना एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट पूरी करेगा।
लगभग $10 मिलियन खर्चा होते हैं चाइना के रोज पेट्रोलियम में, पेट्रोलियम नेचुरल गैस में 10 मिलियन, क्योंकि उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा है, तो उनको लाइट्स और एनर्जी की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो पहला काम तो रशिया से उन्होंने किया, रशिया से उन्होंने पाइपलाइन ले ली, ठीक है। दूसरा काम क्या किया, उन्होंने कहा कि एक नया रास्ता बनाया जाए जो चाइना से होते हुए, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए अरेबियन ओशन पहुंचेगा, अरेबियन सी पहुंचेगा, यानी इसे कहते हैं ग्वादर पोर्ट, जो ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का है वहां पहुंचेगा। अगर मान लो इधर से ब्लॉक कर दिया जाता है मलक्का स्टेट को, तो पाकिस्तान के होते के रास्ते से बाई सड़क वहां चाइना पहुंच सकता है। ग्वादर पोर्ट यहां पर आता है काम, ठीक है। अच्छा, एक रास्ता उन्होंने ये बना लिया, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान को बिल्कुल अपनी तरफ लपेट रखा है, तो वो पूरी हेल्प करता है पाकिस्तान चाइना की। एक तो ये हो गया। एक काम और किया गया है, यस प्लानिंग है, वो है आपका जो नॉर्दर्न सी है, जो नॉर्दर्न सी रोड है, फोटो देख रहे हैं नॉर्दर्न सी रोड, जैसे कि जो आर्टिक ओशन का जो ऊपर हमारे ग्लोब होता है ना आर्टिक ओशन, तो ये चाइना का उम्मीद प्लानिंग है कि जो आर्टिक ओशन का जो इलाका है, गर्मियों में थोड़ा सा बर्फ पिघल जाती है, तो हम इंडियन ओशन में आए ना, सीधे आर्टिक ओशन के होते हुए हम पहुंच जाएंगे। फिर से फोटो में देख रहे हो कि हमें ओशंस में आना ना पड़े, हम ऊपर वाले ओशंस से ही होते हुए चाइना पहुंच जाएंगे, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हो, नॉर्दर्न सीज होते हुए गर्मियों में जा सकते हैं। तो चाइना ने 2-3 रास्ते अपनाए हैं, जिससे कि अपने आप काउंटर से बचने के लिए, कि अगर इंडिया और अमेरिका इंडियन ओशन में उनको रोकते हैं या साउथ चाइना सी में रोकते हैं, तो उसके पास 2-3 रास्ते हों जहाँ से वो अपनी एनर्जी सप्लाई पूरी कर सकते हैं। अब भविष्य में ये देखना पड़ेगा कि इंडिया और अमेरिका क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब कई बार आता है कि चाइना जो इतना विवाद होता है वो क्या विवाद है। देखिए, चाइना के नीचे आता है साउथ चाइना सी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बड़ा विवाद चल रहा है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है 9 डैश लाइन। अब जब आप देखेंगे मैप देखेंगे तो चाइना है, चाइना के इर्द गिर्द कुछ कंट्रीज हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं वियतनाम है, मलेशिया है, ब्रूनी है, फिलीपींस है, ठीक है, ताइवान है। अब इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अगर आपके जो कोई भी देश है जिसकी एक किनारा है, लगभग 20-22 किलोमीटर वो जाके समुद्र उसका रहता है, मतलब कोई देश के अगर समुद्र है उस देश के किनारे बाउंड्री पे, तो लगभग 20 किलोमीटर तक 22 किलोमीटर तक जो जितना भी मालिकाना हक होता है उस देश का होता है। उसके बाद जाके इंटरनेशनल सी स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर किसी का नहीं होता, सब रिसर्च कर सकते हैं, सब घूम सकते हैं। लेकिन जो 20-22 किलोमीटर होता है, यहाँ पर जितना भी तेल एक्सप्लोरेशन होता है या नेचुरल गैस जो वगैरह होती है, उस पर उसी कंट्री का हक होता है जिसके किनारे पे वो ओशन होता है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये फोटो में देख रहे हैं कि वियतनाम होगा या इंडोनेशिया होगी या फिलीपींस होंगे, इनका क्या है कि इनके जो अपना कोस्ट है उसके आसपास 20 किलोमीटर तक उनका अपना इलाका हो गया। लेकिन चाइना ने एंट्री करते बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता है, हम 9 डैश लाइन इन्होंने निकाला, बल्कि पहले ये 11 डैश लाइन था, बाद में ये घट के 9 डैश लाइन, डैश मतलब मैप के ऊपर डैश बना दिया उन्होंने, और बोला कि आज से 2000 साल पहले जब चाइनीज सभ्यता हुआ करती थी अपने उस पर, तो वहाँ पर राजा ने पूरा कब्जा कर रखा है। उस समय भी ये जो वियतनाम वगैरह है ये सब हमारे यहाँ हुआ करता था, तो उस समय था, तो ये अभी भी हमारा हिस्सा है। एक हाइपोथेटिकल, एक झूठ निकाल के लेकर आए, इसलिए कि साउथ चाइना सी पे कंट्रोल कर लें। अब साउथ चाइना सी पे कंट्रोल करने के 2-3 इनके कारण है। पहला कारण तो ये है कि अगर कंट्रोल करते हैं, जैसे 9 डैश लाइन दी उन्होंने, इसका मतलब है कि चाइना ने अपने जो किनारा है उसको और बढ़ा दिया, आगे कर दिया, और वहाँ से फिर 20-22 किलोमीटर गिनेंगे तो चाइना के पास ज़्यादा समुद्र आ गया। साथ में चाइना ने बोला कि देखो, जो ये टापू देख रहे हो ना, टापू, ये जिसको हम कहते हैं आपका पार्सल आइलैंड कहते हैं या स्पेटली आइलैंड कहते हैं, पार्सल आइलैंड, स्पेटली आइलैंड। तो चूंकि आइलैंड है तो यहाँ से भी कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि आइलैंड है तो उसके आगे भी जो समुद्र होगा हमारा समुद्र होगा। अमेरिका बोलता है कि यार ये आइलैंड थोड़ी ना, ये तो पत्थर है, कुछ पत्थर, छोटा सा पत्थर, एक पत्थर की पहाड़ी है, वो आइलैंड थोड़ी ना है वो। लेकिन चाइना उसको कहता नहीं ये तो आइलैंड है। तो अगर आइलैंड घोषित हो जाता है तो उसके बाद जो समुद्र का जो कंट्रोल रहता है वो चाइना के पास ज़्यादा आ जाएगा। अगर पत्थर घोषित हो जाएगा तो वो चाइना कंट्रोल कम हो जाएगा और सबके लिए वो सी हो जाएगा। चाइना चाहता है कि जितना ज़्यादा साउथ चाइना सी का कंट्रोल उसके पास आ जाए, तो जो साउथ चाइना सी के अंदर जो नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, वो चाइना उसके पास अपने पास ले ले। पहला चीज़ कि जो गैस और नेचुरल पेट्रोलियम जो नीचे है साउथ चाइना सी के अंदर, जो माना जाता है बहुत ज़्यादा है,
उस पर चाइना का कंट्रोल हो जाए। इससे वो पैसा भी कमा लेगा और अपने उसको डिपेंडेंसी भी नहीं होगी कि दूसरे उस पर डिपेंडेंसी हो जाए, एक चीज़। दूसरा, वो चाहता है कि साउथ चाइना सी के व्यापार के ऊपर कंट्रोल कर ले। जितना व्यापार वहाँ पे हो रहा है, जितना भी ट्रैवल हो रहा है, शिप्स आ रही है, तो उसका कंट्रोल साउथ चाइना सी में रहना चाहिए। तो ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। इसी का विरोध जो है वो अमेरिका हमसे लगातार कर रहा है वो। और चाइना के जो विवाद हैं ये मलेशिया से, वियतनाम से, फिलीपीन सबसे चलते रहते हैं। इन लड़ाई इनकी भी चलती रहती है। अब चूंकि बहुत कमज़ोर कंट्री हो जाती है, छोटी कंट्रीज चाइना के मुकाबले, तो इतना ज़्यादा विरोध नहीं कर पाती है। इंडिया को चाहिए कि इन कंट्रीज़ को सपोर्ट करें, वियतनाम को, इंडोनेशिया को, ताइवान को, यहाँ पर इनको करें और इनको एक सपोर्ट दे के भाई देखो डरो नहीं, हम तुम्हारे पीछे हैं। तभी इंडिया जो है वो सुपर पावर कहलाया जाएगा। आप घर में बैठकर सुपर पावर नहीं बन सकते कि अपने ही मुद्दे को सॉल्व कर रहे हैं, दूसरे के पचड़े में नहीं फंस रहे हैं। अगर सुपर पावर बनना है तो आपके दूसरों के मैटर में जाके बोलना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी, 2 थप्पड़ खुद भी खाने पड़ेंगे, 4 थप्पड़ मारने भी पड़ेंगे। अमेरिका के साथ क्या है, अफगानिस्तान में लड़ता है, इराक में लड़ रहा है, ईरान से लड़ रहा है, सबसे हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो सुपर पावर है। सुपर पावर जो होता है वो सब पे अपना रखता है और अपना इंटरफेरेंस हर जगह रखता है। तो ये 9 डैश लाइन के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। चलिए, अब हमारी तीसरी स्टोरी जो है कि ईरान और चाइना के बीच में जो संबंध बन रहे हैं उसमें इंडिया का क्या है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, इंडिया जो थी और ईरान के बीच में काफ़ी मजबूत संबंध थे, ठीक है। मैंने आपको पहले कहा कि ग्वादर पोर्ट बनाया चाइना ने कि उस पोर्ट के माध्यम से ईरान से और इराक से जो तेल, पर्शियन गल्फ से लेकर जो तेल आएगा वो ग्वादर पोर्ट से होते हुए चाइना पहुंच जाएगा, हम साउथ इंडियन ओशन नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये किया गया, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने इस बात को काउंटर करने के लिए ग्वादर पोर्ट से लगभग 100 नॉटिकल माइल्स, लगभग 500 किलोमीटर दूर एक ईरान में एक जगह है, साउथ ईरान में, वहाँ पर एक पोर्ट है जिसका चाबहार पोर्ट। उस चाबहार पोर्ट को इंडिया ने अपने इसमें ले लिया, ईरान से संबंध बनाया, बोला कि ऐसा है कि हम इस पोर्ट को कंट्रोल करेंगे और इस पोर्ट को डेवलप करेंगे और ये पोर्ट हमारे कंट्रोल में रहेगा। अगर ये पोर्ट हमारे कंट्रोल में रहेगा तो जो सामान इंडिया से आता है वो चाबहार पोर्ट पर जाएगा, चाबहार पोर्ट यानी ईरान के अंदर जाएगा। उसके बाद ईरान से होता हुआ, जैसे आप देख रहे हैं फोटो में, वो रेलवे के माध्यम से अफगानिस्तान बॉर्डर पर जाएगा और अफगानिस्तान से फिर वो अफगानिस्तान के अंदर सामान बिकेगा। उसके बाद जाके सेंट्रल एशिया जो है, अफगानिस्तान से ऊपर जो होता है उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, वहाँ चला जाएगा। तो इंडिया का कहा था कि हमें पाकिस्तान से मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी सेंट्रल एशिया आने के लिए। आप मैप जैसे देख रहे हो कि अगर इंडिया को अफगानिस्तान जाना है या मिडिल ईस्ट जाना है तो पाकिस्तान के रास्ते से जाना पड़ता था, लेकिन पाकिस्तान के संबंध खराब रहते हैं। तो इंडिया ने फिर ईरान को बना लिया कि पहले हम समुद्र के रास्ते से जाएंगे, फिर चाबहार पोर्ट पहुंचेंगे, वहाँ से जाके ट्रेन के माध्यम से हम पहुँचेंगे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से फिर बस के माध्यम से, ट्रक के माध्यम से आगे जाएंगे। ये पूरा कहानी है, ठीक है। अभी बीच में क्या हुआ कि ईरान ने बोला कि जो रेलवे ट्रैक बन रहा है, जो चाबहार पोर्ट से लेकर जहदान तक बन रहा है, ठीक है, वो उसके अंदर इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन माना जा रहा था या रोल माना था, उसको ईरान ने खत्म कर दिया, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यार इसमें इंडिया की डिप्लोमेसी की हार है, इंडिया की जो फाइनेंस कमेटी, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसकी हार है कि ईरान जो है वो चाइना के आगे गोद में जाके बैठ गया, क्योंकि चाइना ने बोला है कि हम तुम्हें $400 बिलियन अगले 25 साल तक तुम्हें इन्वेस्ट करते रहेंगे, इसके बदले में तुम हमें सस्ता तेल दोगे। और इस कारण से ही चाइना के रोल के कारण ही ईरान ने चाइना को तवज्जो दी है और इंडिया को याद करना शुरू कर दिया है। अब इंडिया जो है अगर चाबहार पोर्ट से बाहर हो जाता है तो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है ईरान में और ईरान के माध्यम से जो अफगानिस्तान या उसके बाहर जाने का रास्ता है, वो थोड़ा सा उस चीज़ में कमी आएगी। मैं ये नहीं कहता कि खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ इसमें कमी आएगी इसके अंदर, ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है कि इंडिया ने क्यों ऐसा होने दिया कि ईरान ने इंडिया को किनारे कर दिया, क्यों होने दिया। कई लोग बोलते हैं कि डिप्लोमेसी की हार है, मोदी जी की हार है, लेकिन इसमें एक पॉइंट जोड़ना जरूरी है कि अमेरिका ने, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, अमेरिका ने ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए, यानी कि कुछ बैन किया उनको कि कोई भी कंपनी या कोई भी देश अगर ईरान में इन्वेस्टमेंट करेगा या उससे करेगा तो फिर हम उसको देख लेंगे, हम उसको भी जीने नहीं देंगे। ये अमेरिका ने बोला है। अमेरिका से ईरान के बवाल है। क्यों बवाल है? क्योंकि ईरान चाहता है कि वो न्यूक्लियर पावर बने, इसलिए अपने न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए अपने काम करता है, जो ना इजराइल को पसंद है ना अमेरिका को पसंद है। तो लगातार इजराइल और अमेरिका ईरान को फोर्स करते हैं कि ये कभी भी न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए
क्योंकि अगर वो वेपर बना देता है तो इजराइल की जो हेगेमनी है, इजराइल की जो पावर है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा तो ईरान पे जब सैंक्शंस लगे तो इंडिया पे भी अब आ गया कि इंडिया को लगा कि यार अगर ऐसा ना हो कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फिर वो दिक्कत आ जाए। पता लग रहा है कि नया सैंक्शन लग गए, इंडिया ने जो इन्वेस्टमेंट पैसा किया हुआ है चाबार पोर्ट में या रेलवे ट्रैक में, वो दिक्कत में आ जाए, पैसा भी चला जाए और उन पर बैन लग जाए तो काम भी ना हो पाए। पहला चीज़ तो ये है। दूसरा, जो माहौल चल रहा है उसमें इंडिया और अमेरिका इजराइल का कॉम्बिनेशन बनते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो इंडिया और अमेरिका है वो एक नेचुरल अलाइज हैं, यानी कि प्राकृतिक रूप से साझेदार हैं, क्योंकि वो तो होना ही था इनको। अमेरिका और इंडिया का एक गठजोड़ बन रहा है, साथ में इजराइल का गठजोड़ बन रहा है, और ये जो गठजोड़ है इजराइल और अमेरिका का गठजोड़ वो ईरान के खिलाफ है, ईरान के खिलाफ है। यही कारण है कि इंडिया को चूज करना पड़ रहा है कि या तो वो ईरान का साथ दे या तो फिर अमेरिका का साथ दे। और इंडिया ने शायद ये मन बना लिया है कि जिस तरह सिचुएशन है उस हिसाब से अमेरिका का साथ देना ज़्यादा बेहतर है, अमेरिका को अपने साथ रखना, अपनी दोस्ती करना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत ईरान, जो कि खुद ही क्रम्बल कर चुका है। जो इसमें सैंक्शंस लगे हैं आखिरी सैंक्शन, उसके कारण ईरान जो है वो बहुत बुरी स्थिति में है। तो ईरान से शायद उतना फ़ायदा नहीं है। हो सकता चलो ठीक है वो चाबार पोर्ट में हमारा कंट्रोल कम हो जाएगा, ये मान लिया लॉस है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट अमेरिका से आएगी, जो इन्वेस्टमेंट आपका इजराइल से आएगी, जो इन्वेस्टमेंट अगर मिडिल ईस्ट यानी कि सऊदी अरब यूएई से आएगी, शायद जो ईरान से हमें लॉस हुआ है उससे बहुत ज़्यादा पैसा हमें यहाँ से आएगा। हमने जो साथ दिया है अमेरिका का या सऊदी अरब यूएई का जो साथ दे रहे हैं, क्योंकि देखिए बवाल वहाँ पर ये भी है, ईरान एक तरफ है क्योंकि ईरान जो है शिया कम्युनिटी का देश है और बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो सुन्नी कम्युनिटी के हैं, तो इनके बीच में टकराव होता रहता है। ठीक है, तो सऊदी अरब कभी चाहता नहीं है कि ईरान मजबूत बने, क्योंकि उसका लगता है कि ये शिया हैं, हम लोग एंटी एक दूसरे के खिलाफ हैं। ठीक है, तो सऊदी अरब यूएई अमेरिका कोशिश करते हैं कि ईरान जो है कमज़ोर रहे, वही ईरान जो है एक शिया कंट्री होने के कारण वो चाहता है कि वो पूरे जो सेक्टर अपने जो इलाका है उसके ऊपर कंट्रोल चाहता है कि हाँ सब मुझे बोलें कि हाँ भाई मेरे पास परमाणु बम है, और परमाणु बम बनने से वो लीडर बन जाएगा मुस्लिम कंट्री का, मुस्लिम देशों का लीडर बन जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा एक सिस्टम है। इंडिया को लॉस थोड़ा मान सकते हुआ है, लेकिन हो सकता है अमेरिका को खुश करने के बाद जो वहाँ से इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र है, या लड़ाई के समय में एक मॉरल सपोर्ट जो होता है या हथियार को सपोर्ट है वो मिल जाए। अभी जैसा कि चाइना के साथ विवाद चल रहा था तो अमेरिका ने खुल के कहा था कि हम इंडिया को साथ देने का, इंडिया को हेल्प करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक आपने समझ लिया इस चीज़ को। जो इसमें हैपनिंग्स होंगी जो इन फ्यूचर में आगे पता लगेगा तो हम उस पर डिस्कस करते रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, दोस्तों ख़त्म करने से पहले एक चीज़ और सुन लीजिए कि एक ऑनलाइन कोर्स हम आपको दे रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 के लिए। एक एनसीईआरटी कोर्स है, 6 महीने का कोर्स है। इसमें एनसीईआरटी को पढ़ाया जाएगा, क्लास 6 से क्लास 12 तक पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको वीडियो पीडीएफ तो खैर मिलते ही मिलते हैं, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट। अभी तक कोचिंग के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट स्टार्ट किया हो। लोग लेक्चर बना देंगे, लेकिन टेस्ट का मतलब होता है कि आप एक बच्चे को फोकस करके उन्हें रोज़ की रोज़ चीज़ें याद कराना। हम हफ्ते में 3 क्लासेस देते हैं और रोज़ जो है उनको जो होमवर्क देंगे एक दिन पहले उनसे पूछते हैं, यानी कि एक बच्चे को बिठा के सवाल पूछेंगे जिससे कि वो याद कर सकें। आज के ज़माने में जब वीडियोस और पीडीएफ की लिमिट नहीं है तो हमारा कोशिश ये रहता है कि चीज़ें कम पढ़ी जाएँ बट उसे याद किया जाए। तो पूरा फोकस जो है वो हमारा है वो याद कराने में। एक बच्चे को हम एक गाइडेंस देते हैं, मोटिवेट करते हैं जिससे कि वो बेहतर परफॉर्मेंस दे पाए। ठीक है, बाकी जो उसकी एनसीईआरटी कोर्स है जो बहुत मस्त कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आप एनसीईआरटी कोर्स करते हैं तो कम से कम 70 to 80% सिलेबस खत्म कर ले जाते हो आप अपना प्री और मेंस का, प्लस करंट अफेयर्स मिलेगा तो 10-15% आप और जोड़ सकते हो। तो 90% से ज़्यादा चीज़ें आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हो। बट ये है कि एनसीईआरटी किस तरह से पढ़ रहे हो आप, ये मैटर करता है। एनसीईआरटी बच्चों के रूप में पढ़ रहे हो कि एनसीईआरटी एक सिविल सर्वेंट के रूप में पढ़ रहे हो, बस ये मैटर करेगा। इसकी जो फीस है वो बहुत नॉमिनल है, 2,999 रुपये रखी गई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप 8317040152 पे कॉल करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।